बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर जो कि है लेक्चर नंबर 7। इससे पहले 6 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, उसके बारे में पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने रिवाइज भी किए होंगे। आप लोगों को उनके बारे में थोड़ा सा जो है वो आइडिया हो गया होगा। नेटवर्किंग के बारे में, नेटवर्किंग की जो टर्म्स हैं, उसके जो फंडामेंटल्स हैं, उनके बारे में आप पहले थोड़ा बहुत जानते हैं क्योंकि आप प्री रेगुलर पढ़ चुके हैं। और उसके आगे जो फर्दर जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं उनको हम बारी बारी जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा जी, तो लास्ट टाइम हमने स्किप किया था यहाँ पे डाटा ट्रांसफ़र एंड एरर रिकवरी। तो जहाँ पे एरर रिकवरी की बात आती है या एरर्स की बात हो रही होती है, तो वहाँ पे OSI मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे माइंड में एक बात आती है कि एरर रिकवरी या एरर कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है वो OSI मॉडल में किसी न किसी लेयर पे हम परफॉर्म करते थे। हमने देखा था जब हमने हर लेयर को अलग-अलग डिस्कस किया था, तो हमने कहा था कि ये जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म वाला काम है ये OSI मॉडल की 2 लेयर्स पे परफॉर्म किया जाता है, 2 जगह पे परफॉर्म किया जाता है। कहाँ पे? एक तो ऊपर लेयर जो 4 है आपके पास, ट्रांसपोर्ट लेयर, और उसके बाद है जी लेयर नंबर 2 जो कि डाटा लिंक लेयर है आपके पास। तो ये 2 लेयर्स हैं जिनके ऊपर ये है एरर रिकवरी मैकेनिज्म, उसको या एरर रिकवरी ऑपरेशन उनको चेक किया जाता है। तो थ्योरी थोड़ी सी पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। Error recovery operations are used by internet to handle errors and recovers from situations where traffic is damaged during the transmission operations। आपने पहले भी काफ़ी सारे पढ़े हैं ऐसे केसेस या ऐसी बातें जिनकी वजह से आपके जो डाटा होता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल, इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी बिट्स, वो किसी भी वजह से जो आपकी इम्पेयरमेंट काजेज होती हैं, नॉइज़ होता है, डिस्टॉर्शन होती है, अटेन्यूएशन होता है, जो कि डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका डाटा जो है वो या तो लॉस हो जाता है बिल्कुल ही, या उनकी बिट्स जो है लॉस्ट हो जाती हैं, या फिर वो डैमेज हो जाता है। ठीक है, या उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो अल्ट्रेशन आ जाती है बिट्स के अंदर। ठीक है, तो जैसे ही कोई बिट्स के अंदर अल्ट्रेशन आती है या डैमेज होता है, तो ऑब्वियसली हमारे पास जो एक्यूरेट डाटा है वो हमें रिसीविंग एंड पे रिसीव नहीं होता। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो एरर रिकवरी मैकेनिज्म जो है एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन परफॉर्म किया जाता है, उसके बारे में हम डाटा लिंक लेयर का जो फंक्शन है एरर डिटेक्शन उसको उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपने एरर को डिटेक्ट करने के लिए एक और मेथड पढ़ा था जो कि था चेकसम। ठीक है, तो चेकसम के बारे में काफ़ी लोगों को याद होगा, जिन लोगों ने ये लेक्चर ध्यान से लिया था, जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि आप क्या करते हैं अपने उस एक्चुअल डाटा के साथ, जो आपका एक्चुअल डाटा होता है उस एक्चुअल डाटा के साथ कुछ इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चेकसम। ठीक है, चेकसम कुछ कोई वैल्यू सेंड कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है तो यहाँ पे देखिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक डाटा होता है। ठीक है, ये डाटा होता है, डाटा प्लस चेकसम। चेकसम क्या होता है, आपके पास कोई वैल्यू होती है, चेकसम आपके पास लेट्स सपोज होगा, आप ये कह लें डाटा आपके पास होगा डाटा 2 प्लस चेकसम मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल आपके पास वैल्यू कितनी बन गई 6। इस डाटा को आप क्या करते थे, बिल्कुल अपनी जो सोर्स होता था, जिस सोर्स को यूज़ कर जिस मीडियम को यूज़ करके अपनी उस सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा को भेजते थे, तो आपके पास अब जो एक्चुअल डाटा था वो क्या था 6। एक्चुअल डाटा तो आपके पास 2 है, लेकिन आपने एरर को चेक करने के लिए या एरर मैकेनिज्म कंट्रोल करने के लिए आपने क्या किया, उसके साथ एक चेकसम ऐड कर दिया, और उस चेकसम को साथ मिलाने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई, आपके पास 6 बन गई। अब जैसे ही ये वाला डाटा जो है वो डेस्टिनेशन एंड पे पहुंचेगा, तो वहाँ पे इसी तरह का चेकसम होगा। इस चेकसम को इसकी एक्चुअल वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाएगा कि क्या ये वैल्यू सेम है। अगर तो वैल्यू सेम ही हुई तो आपके डाटा को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, जो आपका सिस्टम होगा उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज इसको नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो आज का जो टॉपिक हमारा वो है सीआरसी। सीआरसी एब्रिविएशन है किस चीज़ का, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ठीक है जी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, ये एक ऐसा मेथड है, एरर रिकवरी मेथड है, जिसके थ्रू हम अपने डाटा को जो है वो चेक कर सकते हैं कि आया कि हमारा डाटा जो है वो एरर फ्री है या इसके अंदर कोई एरर अकर हुआ है। तो चेकसम के अंदर भी ऐसे ही होता था, लेकिन डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर आपके पास जो डाटा होता है वो बाइनरी की फॉर्म में होता है। यहाँ वहाँ पे आपने देखा था कि डेसिमल की फॉर्म में आपके पास डाटा होता है, लेकिन यहाँ पे जितना भी डाटा है वो आपके पास बाइनरी की फॉर्म में होगा। बाइनरी की फॉर्म में लेते हुए आपने इस डाटा को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद उसका सीआरसी निकालना है, सीआरसी निकालने के बाद आपने उस डाटा को एज इट इज फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन होस्ट भेज देना है, और वहां पे जाके दोबारा जो है आपने अपने उस डाटा की कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद अगर आपका उस डाटा का जो भी मैकेनिज्म है, अगर उसका डिवाइड आप उससे बेसिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवीजन के बाद अगर उसका रिमाइंडर आता है 0, तो आप कह सकते हैं कि आपका जो डाटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, इसके अंदर कोई भी जो है ना वो चेंज नहीं आया, कोई भी अल्ट्रेशन नहीं हुई बिट्स के अंदर,
वो बिल्कुल सही तरह से अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गया है। लेकिन अगर उस डाटा के अंदर कोई भी चेंज आ जाता है तो उसका रिमाइंडर जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जीरो नहीं रहेगा। और जीरो के अलावा उसका रिमाइंडर कोई वन या ऐसा कोई और वैल्यू बाहरी की आ जाएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, क्या कह रहा है, डाटा लिंक लेयर के ऊपर जो है वो आपका एरर डिटेक्शन होती है और ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर आपकी डाटा करेक्शन होती है। उसके अलावा जो डाटा ट्रांसफर अक्रॉस सब फिजिकल लिंक्स, द ट्रांसफर कैन बी रिलायबल और अनरिलायबल। आपने पढ़े थे दो तरह के प्रोटोकॉल्स होते हैं आपकी रिलायबल और अनरिलायबल कम्युनिकेशन के लिए। अगर हम बात करें टीसीपी प्रोटोकॉल की, जो आपने इन डिटेल पढ़ा है, जो आपका इंटरनेट मॉडल भी कहलाता है, उसके अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। अगर हम सिंपल उस प्रोटोकॉल की बात करें तो उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन सेंड होती है, जितना भी डाटा सेंड होता है, वो रिलायबल होता है, ठीक है। रिलायबल क्या होता है कि आपको इस चीज़ की श्योरिटी होती है कि आपको जो डाटा सेंड हो रहा है वो डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। अगर इन केस वो डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचता तो आपको उसका कोई ना कोई एक्नॉलेज जरूर आएगा, जो रिसीवर है वो आपको ये जरूर बताएगा कि हाँ जी जो डाटा आपने सेंड किया वो हम तक नहीं पहुंचा, ठीक है। तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें आपको एक्नॉलेज भी जाता है, इसको हम थ्री वे हैंड शेकिंग भी बोलते हैं टीसीपीआई प्रोटोकॉल, इसके अंदर जो मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। और जो आपके पास अनरिलायबल कम्युनिकेशन होती है या अनरिलायबल डाटा ट्रांसफर कह लें, वो होती है यूडीपी के थ्रू, जहाँ पे आपको इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि आपको डाटा मिला है या नहीं मिला, ठीक है। जहाँ पे आपको एक्नॉलेज की या फीडबैक की जरूरत नहीं होती, आपका पर्पज होता है सिर्फ और सिर्फ डाटा को सेंड करना, ठीक है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक। तो ये दो तरह की कम्युनिकेशन होती है, ये आप लोगों ने पहले पढ़ी भी है और मजीद जो है ना इसको हमने एक बार रिवाइज कर लिया है। तो आगे बुलेट पॉइंट्स की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले लिखो, मैनी डाटा लिंक प्रोटोकॉल डू नॉट हैव एक्नॉलेजमेंट्स ऑफ सक्सेसफुल फ्रेम reception and acceptance, and some data link protocols might not even have any form of checksum to check for transmission errors। मैंने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर बताया जब रिलायबल और रिलायबल का हम देख रहे थे कि कुछ इंफॉर्मेशन या कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक्नॉलेज करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे होते हैं जो कि आपको एक्नॉलेज करते हैं और कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो एक्नॉलेज नहीं करते, उन्हीं से इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता कि आपका डाटा एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम अपनी कम्युनिकेशन के अंदर बेसिकली यूज करते हैं जब हमने एरर कंट्रोल को चेक करना होता है, ठीक हो गए। द ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस अ कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन कंप्यूटर टर्मिनल्स एंड वर्कस्टेशन मस्ट अकर इन अ कंट्रोल्ड एंड ऑर्डरली मैनर। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं दो डिवाइसेस के दरमियान, चाहे वो आपके कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो आपके टर्मिनल्स हैं, वर्क स्टेशन हैं, सर्वर्स हैं, कोई भी डिवाइसेस हैं, नेटवर्किंग की डिवाइसेस, उनके दरमियान जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आप अपने डाटा को एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर सेंड करते हैं। आप डाटा के फ्लो को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, आप डाटा के एरर्स जितने भी होते हैं उनको भी कंट्रोल कर रहे होते हैं, एरर मैकेनिज्म चेक किया जा रहा होता है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पे चेक की जा रही होती है। उसके अलावा नीचे कह रहा है जी, सिंस कम्युनिकेशन लिंक्स एक्सपीरियंस डिस्टॉर्शन सच एज अ नॉइज, a method must be provided to deal with the periodic errors that result in the distortion of a data। डिस्टॉर्शन में क्या पढ़ा था हमने, जब स्टार्ट वाले चैप्टर हमने पढ़े थे कि डिस्टॉर्शन के अंदर आपके सिग्नल की जो शेप होती है वो बेसिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। आप नीचे ये देख रहे हैं आपके जो पैकेट्स हैं हो रहे हैं, ठीक है, इन पैकेट्स की जो शेप है, आपके सिग्नल की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। नॉइज में हमने पढ़ा था कि एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डाटा को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से आपके डाटा की मूवमेंट जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाती और आपके डाटा की क्वालिटी या स्ट्रेंथ या वैल्यू वो नहीं रहती जो कि एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज़ आपके पास अटेन्यूएशन, जिसमें आपके सिग्नल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है और थोड़ी देर के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद हमें एम्पलीफायर लगाने पड़ते हैं ताकि उस डाटा को एम्पलीफाई करके दोबारा आगे जो है ज़्यादा डिस्टेंस के ऊपर मूव करवाया जा सके, ठीक है। तो ये सारी लिखी हुई है जी यहाँ पे थ्योरी, इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। तो अभी हम आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अच्छा, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको मैंने पहले बताया कि जो चेकसम का कॉन्सेप्ट है वो आपके दूसरे जो आपके डेसिमल डिजिट्स हैं उन पे बेस कर रहा था, ठीक है। वहाँ पे हम प्योर जो है बाइनरी डिवीजन वो नहीं कर रहे थे। यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट है सीआरसी का, ये प्योरली जो है वो किस पे बेस कर रहा है, आपकी बाइनरी डिवीजन के ऊपर। यहाँ पे आपको डाटा बाइनरी फॉर्म के अंदर लेना है, अगर आपने कोई डिवाइजर लेना है, अगर आपने कोई साथ ऐसी वैल्यूज लेनी है जिसको आपने साथ भेजना है डाटा के एंड पे जाके ये चेक करने के लिए कहा है कि हमारा डाटा सही है या नहीं है, वो भी वैल्यूज जो है आपके पास बाइनरी की फॉर्म में होनी चाहिए। तो क्या कहता है, देयर आर टू प्रोसेसेस इन सीआरसी, वन इज सीआरसी जनरेटर एंड अदर वन इज सीआरसी चेकर। तो यहाँ पे दो प्रोसेसेस जो हैं वो बेसिकली होते हैं, कौन कौन से, एक तो सीआरसी जनरेटर, इसका काम क्या होता है, डाटा को जनरेट करना, जो आपका डाटा होता है उसके साथ कुछ बिट्स जो है उनको उसको लगा के तो डाटा को जनरेट करना। और चेकर क्या करता है एंड पे जाके डेस्टिनेशन एंड के ऊपर, ये आपने बात याद रखनी है, जो जनरेटर होता है ये कहाँ पे काम करता है, आपके सेंडिंग साइड पे, जो आपका चेकर होता है सीआरसी चेकर, ये कहाँ पे काम करता है, आपके डेस्टिनेशन के ऊपर जाके। तो सीआरसी चेकर डेस्टिनेशन पे काम करेंगे। ये दो प्रोसेसेस हैं, दो मैकेनिज्म है बेसिकली जिनको यूज करते हुए आपके डाटा को चेक किया जाता है।
तो उसके बाद यहाँ पे CRC जनरेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे जनरेटर जो है उसको जनरेट किया जाता है और कैसे उसके अंदर वैल्यूज और बिट्स वगैरह जो है वो अपेंड किया जाता है। तो यहाँ पे CRC जनरेटर के अंदर पहला पॉइंट बुलेट पॉइंट्स लिखा हुआ है जी, अपेंड स्ट्रिंग ऑफ n zeros टू द डाटा यूनिट। क्या करेंगे कि आपके पास जो डाटा होगा, यहाँ पे नीचे अगर आपको डायग्राम नजर आ रही है तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो डाटा है इसके साथ कुछ जीरोस को अपेंड किया जा रहा है, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है आपके माइंड में, ये बात आएगी कि ये जो n नंबर ऑफ बिट्स हैं या जीरोस हैं ये कितनी होनी चाहिए, ठीक है। इस बात को छोड़ दें, फिलहाल आप इतना बात याद रखें कि आपको स्ट्रिंग ऑफ n जीरो जो है वो अपने डाटा यूनिट के साथ अपेंड करनी पड़ती है, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ n जीरो जो है वो आप अपेंड करेंगे, वो कितनी करेंगे उनको हम बाद में देखते हैं। उसके अलावा सेकंड है जी आपके पास डिवाइडेड न्यूली जनरेटेड डाटा यूनिट टू द डिवाइजर पोलिनोमियल, ठीक है। आपके पास एक पोलिनोमियल होगा या आपके पास एक डिवाइजर होगा, एक होता है आपके पास जो है पोलिनोमियल, ठीक है, और एक होता है आपके पास जो डिवाइजर और पोलिनोमियल बेसिकली सेम ही होते हैं। डिवाइजर क्या होता है, जब आप किसी भी वैल्यू को डिवाइड करते हैं किसी चीज़ के साथ, यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप अगर करें 2 डिवाइडेड बाय 5 इस तरह करें, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 4 करें, तो आप इस 4 को जो है वो वहाँ पे जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर रखते हैं, जैसे भी आप मैथ करते हैं। माजरे के साथ मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, तो इस मामले में जो है ना वो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, लेकिन इसको डिवाइड करते हैं और जिसके साथ डिवाइड करते हैं वो आपको डिवाइजर होता है। यहाँ पे आगे जाके हम करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। उसके अलावा रिमाइंडर आफ्टर परफॉर्मिंग बाइनरी डिवीजन विल बी यूर CRC। यहाँ पे आपने उस डाटा के साथ बाइनरी जो बिट्स हैं, 0 बिट्स हैं, उनको किसके साथ अटैच किया, इस डाटा के साथ, और ये डाटा के साथ जो बिट्स अटैच होंगी वो n बिट्स होंगी, ठीक है। स्ट्रिंग ऑफ जीरो n बिट्स होंगी, उनको साथ अपने डाटा के साथ अपेंड करेंगे। अपेंड करने के बाद आप क्या करेंगे, उन बिट्स को डिवाइजर के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइजर भी कोई वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है, 1 0 1 0 1 1 1 1 1 इस तरह करके, ये डाटा 0 इस तरह का कोई भी वैल्यूज होगी, उनके साथ आप क्या करेंगे, अपने डिवाइजर जो है उसको अपने डाटा के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो डिवाइजर आपके पास होगा n+1। आपने ये बात याद रखनी है कि डिवाइजर आपके पास हमेशा क्या होगा, n+1 होगा। जो आपके पास ऊपर नंबर ऑफ बिट्स हैं, स्ट्रिंग ऑफ n जीरोस है, उनसे एक बिट जो है आपके पास ज्यादा होगी, तो इसका फार्मूला डिवाइजर का n+1, ठीक है। तो जब जैसे आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास एक न्यूली वैल्यू जो है जनरेट होगी, जिसको हम रिमाइंडर कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे तीसरे पॉइंट के अंदर आप देख रहे हैं रिमाइंडर आफ्टर परफॉर्मिंग बाइनरी डिवीजन विल बी यूर CRC। तो ये डिवीजन परफॉर्म करने के बाद आपके पास एक नीचे बाइनरी के अंदर वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को हम बोलेंगे CRC, ठीक है। उस वैल्यू को क्या बोलेंगे, CRC बोलेंगे। आपके पास यहाँ पे CRC जनरेट हो गया। इस CRC को अब हमने क्या करना है, अपने उस डाटा के साथ कंबाइन करके सेंड कर देना है। ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर हमने उस डाटा को कंबाइन करके सेंड कर देना है। तो ये पूरे का पूरा जो हमारे पास एक पैकेट या पूरा यूनिट बना है, उसको हम बोल रहे हैं कोड वर्ड। क्या बोल रहे हैं जी, कोड वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस कोड वर्ड को सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद इसी तरह यहाँ पे पूरे का पूरा मैकेनिज्म, यहाँ पे जिस तरह आपने जनरेट किया, इसी तरह आपने एंड पे जाके चेक भी करना है। तो इसका थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा कम ही है, इसका कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, तो इसका अपने कॉन्सेप्ट जो है उसको माइंड में रखना है। बेसिकली यहाँ पे भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि डाटा जो होता है उसके साथ n बिट्स या स्ट्रिंग ऑफ n जीरो जो है अटैच की जाती हैं, और उसको डिवाइजर के साथ जो है वो डिवाइड किया जाता है। डिवाइजर आपका n+1 होना चाहिए। ये बेसिकली इसका जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो CRC चेकर क्या करता है, अच्छा, चेकर या रिसीवर जो है डाटा को रिसीव करेगा। आपको बताया था कि जो चेकर है वो रिसीवर या रिसीविंग साइड पे जाके परफॉर्म किया जाता है। जिस तरह यहाँ पे जनरेट हुआ था, इसी तरह वहाँ पे चेक होगा। हियर द रिसीवर डिवाइस द डाटा यूनिट व्हेन द सेम डिवाइजर विद द सेम डिवाइजर व्हिच वाज यूज्ड बाय द ट्रांसमीटर। अच्छा, अब यहाँ पे माइंड में रखने वाली क्या बात है कि आपने यहाँ पे जो डिवाइजर लिया था डाटा को जनरेट करते हुए, सेम डिवाइजर आपने लेना है उसी डाटा को वहाँ पे चेक करते हुए भी। अगर आप डिवाइजर कोई और लेंगे, वहाँ पे लाजमी बात, अगर डिवाइजर चेंज होगा तो आपकी जो डाटा की पूरी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, और हो सकता है कि आपके पास वहाँ पे रिमाइंडर 0 ना आए, ठीक है। आ भी सकता है लेकिन नहीं आएगा रिमाइंडर, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी और वैल्यू के साथ या किसी और बाइनरी डिजिट्स के साथ डिवाइड किया था, वहाँ पे जाके हमने किसी और के साथ डिवाइड कर दिया, तो इस तरह प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपने क्या करना है कि आपने सेम डिवाइजर के साथ जो यहाँ पे आपने जनरेट करते हुए यहाँ पे डाटा को डिवाइजर यूज किया था, उसी डिवाइजर के साथ आप यहाँ पे चेक करेंगे रिसीविंग साइड पे जाके। तो यहाँ पे आपके पास ये रिसीविंग साइड पे आ गया। अब ये वाला वो डाटा है जो आपको CRC के साथ यहाँ पे ये आपने भेजा था कोड वर्ड के फॉर्म में, ठीक है। आपके पास कोड वर्ड यहाँ पे रिसीव हो गया। तो क्या करना है, अब आपने ये ट्रांसमिट करने के बाद कोड वर्ड, ठीक है, इसको अब दोबारा से कोड वर्ड पूरे के पूरे कोड वर्ड को आपने डिवाइड करना है किसके साथ, डिवाइजर के साथ। डिवाइजर के साथ डिवाइड करने पे आपके पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है।
अगर तो वो जीरो है तो इट्स मीन कि हमारा जो डाटा है वो एक्यूरेटली अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच चुका है, उसके अंदर किसी किस्म का भी कोई एरर जो है वो अगर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास जो उसका रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, वो जीरो के अलावा कोई और वैल्यू है, वन वन है या वन है सिर्फ, तो हम कह सकते हैं कुछ डाटा के अंदर कोई ना कोई मिस्टेक है, डाटा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम अगर हुई है, चाहे रास्ते में नॉइज प्रोड्यूस हुई है कहीं पे, या डिस्टॉर्शन की वजह से या अटेन्यूएशन की वजह से, कोई भी जो है वो एक्सटर्नल फैक्टर उसको अफेक्ट किया है, जिसकी वजह से हमारे डाटा के जो वैल्यूज हैं वो चेंज हो गई, ठीक है। तो अगर जीरो आएगा तो इट्स मीन कि हमारा डाटा ठीक है, अदरवाइज हमारा डाटा क्या है, उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम लाजमी है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखा भी हो कि सेम डिवाइजर के साथ आपने क्या है उसे डिवाइड करना है। तो इसकी छोटी सी कैलकुलेशन है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, कैलकुलेशन से पहले आपने एक माइंड बात में आपने जो है अपने माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया जा रहा है डिवाइड करते हैं, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, बाइनरी की डिवीजन करनी है, और बाइनरी की डिवीजन करते हुए आपने किसको यूज करना है, अपने आपका जो गेट है एक्स और या एक्सक्लूसिव और जिसे बोलते हैं, आपने उसको यूज करना है, ठीक है। डिवीजन के टाइम पे आपने किस गेट को यूज करना है, एक्स और गेट को यूज करना है। एक्स और गेट को यूज करने के लिए आपने एंड और नॉट इस तरह के डिफरेंट गेट्स पढ़े होंगे। तो इसकी जो वैल्यूज आती हैं वो कैसे आती हैं, यहाँ पे अगर यहाँ पे जो प्लस का साइन है, मैं इसको एज अ एक्सक्लूसिव और गेट ले रहा हूँ, क्योंकि ठीक है उसकी शेप कुछ इस तरह से होती है, बिल्कुल साइन बना होता है आपके पास। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अगर आप लोगों के साथ में शेयर करूँ तो यहाँ इस तरह, ठीक है, प्लस का साइन और इस तरह उसके गेट से, तो ये एक्सक्लूसिव आर की कुछ शेप होती है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, अगर आपके माइंड में नहीं है या आपको नहीं याद, तो आपने एक टेबल छोटा सा बना लेना है एक्सक्लूसिव आर का, और उस टेबल को देखते हुए आपने क्या करना है, अपनी वैल्यूज को वन एक्सक्लूसिव आर, इसको अगर आप ठीक है जीरो के साथ करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन, ठीक है। सिंपल, आप ये लॉजिक आप याद रख लें कि जब हमारे पास सेम बिट्स होंगी तो आपके पास आंसर जीरो आएगा, अदरवाइज वन आएगा, ठीक है। अगर वन जीरो आएगा तो वन, वन एक्सक्लूसिव आर जीरो इज इक्वल टू वन, जीरो एक्सक्लूसिव आर वन इज इक्वल टू, ये भी वन आएगा, वन एक्सक्लूसिव आर वन इज इक्वल टू जीरो, एंड जीरो एक्सक्लूसिव आर जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। समझ आ गई, इस तरह का आपने टेबल क्रिएट कर लेना है, और वो टेबल क्रिएट करने के बाद आपने उस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर लेना है, इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर आपको याद नहीं है। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपने माइंड में रखें एक्सक्लूसिव आर की सिंपल सी लॉजिक ये याद रखें कि जब आपके पास सेम बिट्स होंगी तो आपके पास जो उसकी आउटपुट आएगी वो जीरो आएगी, अदरवाइज वन आएगी, ठीक हो गया जी। तो हम चलते हैं जी अपने स्लाइड की जानिब। अच्छा जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं, नजर आ रहा है जी सबको, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे एक्सऑर का। एक्सऑर का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है हमने, उसको हम देख लेते हैं। ये है आपके पास डाटा सेट, ठीक है, ये वही डाटा सेट है जो हमने यहाँ पे ये डाटा है, ठीक है। जनरेटर वाली साइड पे जाए तो ये वो वाला डाटा है, ये वो वाला डाटा है, ठीक है। और ये वो डिवाइजर है जिसके साथ हमने इसको डिवाइड करना है। आपको बताया था कि आपको जो डिवाइजर है वो n+1 बिट्स होना चाहिए, ठीक है। और जो डाटा है उसके साथ नंबर ऑफ n जीरो जो है वो आपने अपेंड करनी है। हमने कहा था कि n जीरो कितनी अपेंड करनी है वो हम बाद में देखेंगे, तो वो हम अभी देखते हैं कि हमने कितनी जो है वो नंबर ऑफ जीरो इसके साथ अपेंड करनी है। तो आपने हमेशा क्या करना है कि नंबर ऑफ जो बिट्स हैं डिवाइजर की उनसे -1 कर देना है, ठीक है। नंबर ऑफ बिट्स जो हैं डिवाइजर की उनसे -1 कर देना है। तो -1 करने के बाद जितना भी आंसर आएगा आपके पास, आपने इतनी नंबर ऑफ बिट्स को जो है, इतनी नंबर ऑफ जीरोस जो है वो अपने डाटा के साथ ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बिट्स जो है आपकी डिवाइजर की कितनी है, 1011, 4 बिट्स है, तो 4 -1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 3। इट्स मीन के 30 आपने किसके साथ अपेंड करनी है, अपने डाटा के साथ। डाटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 1001, और इसके साथ आपने कितनी बिट्स जो है वो अटैच करनी है, 3। समझ आ गई? अगर आपके पास यहाँ पे जो डिवाइजर की बिट्स हैं वो लेट्स सपोज 4 होती तो यहाँ पे आपने 5 होती तो आपने यहाँ पे कितनी बिट्स ऐड करनी थी, 4 बिट्स ऐड करनी थी। इज इट क्लियर जी, समझ आ रही है इस बात की? यस सर। ये बात, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। ये अगर आप समझेंगे तो आपको आगे वाले जो चीजें होंगी समझ आएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आएगी। तो यहाँ पे डाटा सेट है, आपका एक्चुअल डाटा है, और यहाँ पे वो डिवाइजर है जिसके साथ आपने डाटा को जनरेटर साइड पे जनरेट करना है।
उसको सीआरसी बना के सेंड करना है और रिसीविंग एंड पे जाके आपने उसी चीज़ को चेक करना है। अब हमने यहाँ पे इसको करने के लिए एक एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे आपको वो मैसेज है, ठीक है, जिसको आपने डाटा सेट कह रहे थे, ये वो वाला सेट है, और ये पॉलिनोमियल है यानी डिवाइजर है जिसके साथ आपने डिवाइड करना है। तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं, इसको जब आप यहाँ पे आपका वो एक्चुअल वैल्यू 11101101110101 और उसके अलावा आपका जो पॉलिनोमियल है वो कितना है आपके पास, यहाँ पे देख सकते हैं 3 बिट्स हैं। तो मैंने कहा था कि जब 4 बिट्स होंगी तो आपने कितनी नंबर ऑफ जीरोस को ऐड करना है, 3। जब आपके पास 5 बिट्स होंगी तो आपने 4 जीरोस ऐड करना है। जब आपके पास 3 बिट्स होंगी मतलब एक जो है उससे माइनस कर देना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है आपके पास डिवाइजर की वो कितनी है, 3। तो आपने नंबर ऑफ जीरोस कितनी ऐड करनी है अपने डाटा वर्ड के साथ, 2। ठीक हो गया जी। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स जो है आपने कितनी ऐड की, देखिए आपका ये तो एक्चुअल डाटा था ना, मैसेज था 110101 110101 ये आपका एक्चुअल डाटा, और उसके साथ आपने कितनी नंबर ऑफ जीरोस ऐड की, एक माइनस करके, ठीक है। और जो आपका डिवाइजर है वो n+1 होना चाहिए, आपने पढ़ा था ऊपर स्लाइड के अंदर, ठीक है। n+1 कैसे होना चाहिए कि आपके पास जो डिवाइजर की बिट्स है वो n+1 होनी चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पे कैलकुलेशन को देख लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन फॉर जनरेटिंग a CRC, जो हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी, अब उसको हम प्रैक्टिकली यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि जब आप अपने इस डिवाइजर को इस पूरे के पूरे डाटा वार्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, यहाँ पे 101, ठीक है। सबसे पहले इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे इस 1 को, तो आंसर क्या है आपके पास 101। अब यहाँ पे आपने एक्स और ऑपरेशन कहाँ पे परफॉर्म करना है, यहाँ पे परफॉर्म करना है, ठीक है। इन दो ये जो आपको बिट्स नजर आ रही हैं इनके दरमियान आपने क्या करना है, जो एक्सक्लूसिव और ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो हम कर लेते हैं जल्दी से। यहाँ पे सेम पे 0, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं हमें, डिफरेंट पे 1, ठीक है। 1 0 एक्सक्लूसिव, 1 एक्सक्लूसिव और 0 इज इक्वल टू 1, 0 एक्सक्लूसिव और 1 इज इक्वल टू 1। सेम बिट्स नहीं आ रही, डिफरेंट बिट्स आ रही है, तो आपके पास आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। और ये वाला जो 1 है ये हमने ऊपर से ले लिया, यहाँ पे जो ऊपर बिट्स थी हमारे पास एक्स्ट्रा, ये हमने नीचे ले लिया यहाँ पे, ठीक है, नीचे उतार दिया यहाँ पे। तो यहाँ आपके पास 3 बिट्स बन गई। अब दोबारा हम इस 0 को इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 101, ठीक है। ये जो 0 है बारी बारी इस 1 को पहले इसके साथ करना है डिवाइड, ठीक है, इनके साथ, इन जीरोस को छोड़ के इनके साथ करना है डिवाइड, तो आपके पास ये आंसर आया। अब दोबारा 0 को डिवाइड करना है तो आपके पास 101 आ गया, ठीक है। अब इन दो वैल्यूज को लेके यहाँ पे इन वैल्यूज को लेके आपने क्या करना है, सिंपल, जस्ट अ मिनट मैं हाईलाइट कर दूं जरा आपको जो है ना वो, ये मेरे हाथ पिक्चर है, ये हाईलाइट नहीं होगी, चले कोई बात नहीं। यहाँ पे आपको समझ आ रही है, यहाँ पे जब हमने इसके साथ 0 के साथ डिवाइड कर दिया आंसर आया। अब इन दोनों के दरमियान हमने एक्सक्लूसिव और गेट को परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे 1 सेम पे 0 आएगा, स्टार्ट में 0 लिखने की हमें जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज आ गई, 1 0 आ गया तो डिफरेंट पे 1 आएगा और सेम पे फिर 0, ठीक है, सेम पे 0, यहाँ पे 1 0 आ गया और ये 0 हमने दोबारा ऊपर से उतार लिया। यहाँ पे पहले 1 लिया था ऊपर से, 1 हो गया सॉल्व, उसके बाद 0 आ रहा है, हमने 0 को यहाँ पे ले लिया दोबारा, ठीक है। अब इस वाले 1 को हमने दोबारा से इस जो पूरे का पूरा डाटा वर्ड है या कोड वर्ड है इसके साथ डिवाइड करना है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 101, ठीक है। 101 आपके पास आंसर आ गया। तो 101 आंसर आने के बाद आप नीचे देख रहे हैं कि इस तरह सेम वैल्यू है, 0 डिफरेंट पे 1 डिफरेंट पे 1, तो ये एंड वाला 0 हमने उतार दिया, ये एंड वाला, बाकी दो 0 हो गए थे, ये 1 और 0 हो गया था। एंड वाला 0 इसको हमने इसके साथ अटैच कर लिया, ठीक है। इसके साथ अटैच करने के बाद अब दोबारा जो एंड वाला 0 जो 1 रह गया, ये 1, ठीक है, इस 1 को हमने दोबारा इस पूरे डाटा वर्ड के साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर ये आया 101, ठीक है। बाइनरी की डिवीजन थोड़ी सी ये जो आप लोगों ने देख लेनी है, इसको जो है ना वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि आप यहाँ से कंफ्यूज ना हो। तो इस 1 को आप इस पूरे डाटा वर्ड के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 101। अब यहाँ पे आपने देख लेना है कि सेम वैल्यूज है आपके पास, दो बिट्स है 1 1, सेम पे मैंने क्या कहा था 0 आएगा, डिफरेंट पे 1 आएगा, एक्सक्लूसिव और गेट, ये आपने याद रखना है। अगर आपको ये एक्स और की ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करने आते होंगे तो आपका जो डाटा है वो जो आपकी कैलकुलेशन है वो अच्छी तरह से हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 1 0 डिफरेंट पे 1 है, 1 आ गया। अब ऊपर हमारे पास पूरा डाटा कोड खत्म हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे जो कोड वर्ड है वो पूरे पूरा खत्म हो चुका है, डिवीजन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये हमारे पास जो रिमाइंडर आया है इसको हम बोल रहे हैं ये हमारे पास CRC चेकसम, ठीक है। ये हमारे पास वो CRC जनरेट हो गया जो हम करना चाह रहे थे। लेकिन ये कौन सी साइड है आपकी, जनरेटिंग साइड है, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि जितनी आप नंबर ऑफ जीरोस ऐड करेंगे उतना ही आपके पास CRC आएगा, चेकिंग के लिए, चेक करने के लिए कि आप कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे। एंड पे जब आपकी कैलकुलेशन होगी तो जितनी आपकी नंबर ऑफ बिट जितनी आपने ऐड की होंगी नंबर ऑफ जीरोस, इतना आपका CRC आएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स आपने कितनी ऐड की थी, 02, तो आपका CRC भी 2 ही आया,
ठीक है, तो ये आपका फाइनली क्या आ गया, CRC आ गया। अब क्या करना है आपने, इस CRC को अपने उस एक्चुअल डाटा के साथ कंबाइन करके रिसीविंग साइड पे सेंड करना है। तो एक्चुअल डाटा था 11010101 110101 और ये जो दो बिट्स हैं आपके पास एंड पे नजर आ रही हैं, ये क्या है आपका CRC, ये क्या है आपका CRC। तो हमने कहा था कि कोड जनरेट करने के बाद हमने अपने डाटा को CRC के साथ ऐड कर देना है। तो ये जब इसके साथ ऐड करेंगे तो आपके पास पूरा कोड वर्ड बन जाएगा। ये आपका वो एक्चुअल डाटा है जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला डाटा। और ये क्या है, दो बिट्स जो है ये CRC है। हमने पूरे का पूरा इसको कंबाइन कर दिया और ये हमारे पास बन गया कोड वर्ड। ओके जी, ये तो हमारे पास हो गया CRC जनरेटर। CRC से हमने कोड को जनरेट कर लिया। जनरेट करने के बाद यहाँ पे आगे आप देखें तो यहाँ पे है जी आपके पास चेकर रिसीविंग साइड पे। इसको जल्दी से वाइंड अप कर लेते हैं। रिसीविंग साइड पे चेकर है, तो चेकर के साथ हमने इस तरह करना है कि जो आपका डिवाइजर है सेम डिवाइजर रखना है। आपने देखा है यहाँ पे भी डिवाइजर आपके पास 101 ही है और यहाँ पे भी आपके पास डिवाइजर 101 ही था। सेम डिवाइजर रखना है। अगर आप डिवाइजर चेंज करेंगे तो आपका जो डाटा है वो जो आपके कैलकुलेशन है वो गलत हो जाएगी। तो आपने इसी तरह सेम कैलकुलेशन के साथ उस पूरे CRC डाटा को लेके यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म की, एक्सऑर गेट परफॉर्म किया। तो ये सारा कुछ कैलकुलेशन करने के बाद एंड पे आप देख लें कि आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया। इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे इस ट्रांसमिशन के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। इज इट क्लियर जी? यस सर। ठीक है, यहाँ पे इस कैलकुलेशन को जब आप चीज़ें ये जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ शायद आपको अच्छी तरह से यहाँ पे समझ ना आए, लेकिन जब आप इसे कॉपी के ऊपर या रजिस्टर के ऊपर प्रैक्टिकली करेंगे, खुद से करेंगे अपने हाथों से, तो आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो आपने दोबारा से पूछ लेना है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना है या ईमेल कर देनी है, जिस तरह भी आपको ईजी लगे। लेकिन ये है कि आपने इनका प्रैक्टिकल करना है तो आपको इस कैलकुलेशन की समझ आएगी। खाली लेक्चर लेने से आपको इस चीज़ की समझ नहीं आएगी। ठीक है जी। अब दोबारा क्या करेंगे, हम ये चेक करने के लिए कि इसको कि इसका रिमाइंडर 0 आता है या नहीं आता। ये देखिए, ये वो जनरेटिंग साइड है। यहाँ पे इस तरह आपके पास पूरे का पूरा डाटा और CRC आएगा और यहाँ पे आपका डिवाइजर आ जाएगा। ये दूसरी एग्जांपल है, बिल्कुल ऐसी ही की हुई है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनरेटिंग साइड पे आपका CRC ये जनरेट हुआ था और रिसीविंग साइड पे आपके पास ये 0 आ रहा है पूरे का पूरा रिमाइंडर। इट्स मीन कि यहाँ पे इस डाटा के अंदर कोई एरर मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की गई है, यहाँ पे इसी डाटा के अंदर चेंज करके, यहाँ पे जहाँ 1 था वहाँ पे देखिए यहाँ इस डाटा के अंदर 0 कर दिया गया। ठीक है, पूरे का पूरा जो डाटा वर्ड है उसको चेंज कर दिया गया ताकि पता चल सके कि एंड पे 0 आता है या नहीं आता। तो आपने जैसे डाटा के अंदर कुछ चेंज किया तो यहाँ पे देख सकते हैं कि रिमाइंडर 0 नहीं है, ये रिमाइंडर कोई और वैल्यूज आ गई। इट्स मीन कि आपके डाटा के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो आपको कोई बिट मिस हो गई है या फिर आपकी कोई ना कोई बिट चेंज हो गई। ठीक है, तो ये था जी आपका आज का टॉपिक CRC का। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, और फिर भी अगर समझ ना आया तो दोबारा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके जो भी चीज़ समझ ना आए उसको पूछ लीजिएगा, तो आपको इंशाल्लाह ये वाला टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। तो बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।